प्यारे बच्चों सब गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? जबरदस्त होगे। तो राकेश फिजिक्स प्लस चैनल पर स्वागत है तुम लोगों का बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं बच्चों कि हम अपनी ऊर्जा और तुम्हारी ऊर्जा को मिला करके पूरा ब्रह्मांड पर कब्जा करने जा रहे हैं। और आशा है कि जब तुम्हारी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मिलेगी तो मिला करके हम लोग कुछ ऐसा कर जाएंगे बच्चों जिसका किसी ने एक्सपेक्टेशन तक नहीं किया है। तो बच्चों सब, राकेश फिजिक्स प्लस चैनल पर मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे का, हम बच्चों लेकर के आएंगे इस राज्य के नहीं, इस देश के बच्चों बेहतरीन टीचर्स को, बेहतरीन फैकल्टीज को। और ये फैकल्टीज तुम्हें ओनली बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं बच्चों, ये तुम्हें नीट की तैयारी के लिए भी बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। और बात आज कर रहे हैं बच्चों बायोलॉजी का। तुम लोगों का आज जो बायो का क्लास शुरू होगा ना, पहला चैप्टर बच्चों, मान लो मेरा बात, इतना इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, इतना मजा आएगा तुम लोगों को कि कहना ही बेकार है। वो तो क्लास करोगे तब पता चल जाएगा बच्चों। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे जो पत्थर को उस शीशे की तलाश करो। तो बच्चों, हम वही शीशा ढूंढ करके लाए हैं तुम लोगों के लिए। किंग ऑफ बायोलॉजी डॉक्टर सीके राज सर, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और हमें आशा है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा बच्चा उस मुकाम को हासिल करेगा, वहां तक पहुंचेगा जो हम लोगों के अपेक्षा से परे होगा। तो सर, मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, अब से लेकर के बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हम लोगों के साथ, तब तक बायो में आप बच्चे को वह चीज दीजिए जिसे आपने वर्षों के अनुभव से, वर्षों के रिसर्च से प्राप्त किया है। बच्चे को मास्टर बना दीजिए। पहला बात, यह जो राकेश सर है ना, इसका एक कहना होता है कि हम बच्चे नहीं बनाते, हम स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, हम टीचर्स बनाते हैं। तो आज आपको बच्चे को सुपुर्द कर रहे हैं, इसे स्टूडेंट्स नहीं एक टीचर्स बनाइए। और ऐसा टीचर बनाइए कि वह पूरा दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिसे हम लोगों को, आपको, हमको गर्व हो उस बच्चे पर, और नाम लेने में कहीं पर भी हम लोगों का एक गौरव, एक मन में खुशी आए। तो बच्चों, ये सर हैं तुम्हारे साथ, जब तक तुम्हारा सिलेबस रहेगा तब तक जुड़ा रहेगा, और उसके बाद भी अपने दिल में बसाए रखना। एक बात कहना चाहते हैं बच्चों, छोटा सा बात है। रेत पे कभी नाम हम लिखते नहीं, रेत पे कभी नाम हम लिखते नहीं। रेत समझते हो ना, जब बरसात आती है, नदियों में बाढ़ आती है ना, तो बालू इधर उधर फैल जाता है, और जब पानी कम हो जाती है तो वही बालू रेत कहलाता है। तो बच्चों, रेत पे कभी नाम हम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। आप कहते हो कि राकेश सर पत्थर दिल हैं, बच्चों पत्थर पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं। मेरे दिल पर, सर के दिल पर जो आपका नाम छपेगा ना, वह बच्चों कभी मिटने वाला नहीं होगा। बस आप याद रखिएगा, जब भर्ती आदमी बन जाइएगा, जब बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा डॉक्टर, बड़ा नेता बनिएगा, तब याद रखिएगा। और उस दिन हमें आपका गुरु दक्षिणा चाहिए होगा, उस दिन लेंगे, तब तक नहीं लेंगे बच्चों। तो ठीक है, हम सर का स्वागत करते इस चैनल पर। आप लोगों का जो भी डाउट होगा सबको क्लियर करेंगे, जो भी समस्याएं होंगी सब दूर करेंगे। तो सर आइए, आप बच्चे से जुड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर बच्चों के लिए कुछ करने की जिज्ञासा के साथ आए हैं।
और मैं धन्यवाद आभार करता हूं सर का कि सर ने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका दिया, और ये बात कहीं ना कहीं सच है और अटूट विश्वास है इस बात पर बच्चों कि आपकी क्लास बिल्कुल फ्री होगी, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, गरीब बच्चों के हित में होगा। ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं उनके हित में है ये क्लास, और सर के द्वारा ये कदम उठाया गया बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमारे सीमांचल क्षेत्र ही नहीं बल्कि बिहार की जो शिक्षा स्थिति है वो कहीं न कहीं बहुत मुश्किल में पड़ी हुई है आर्थिक स्थिति को लेके, और हमें मालूम है बिना शिक्षा के हम कोई भी मुकाम नहीं प्राप्त कर सकते। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप लोग खुद कीजिए, मैं खुद करता हूँ सर का, कि सर ने आप लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ किया है, और यकीन मानिए, और सर ने जो भी अभी कहा उस पर 100% खड़ा हम भी होंगे और आपको भी खड़ा कर देंगे, मतलब आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा के रखेंगे। तो सर के लिए एक जोरदार ताली और पूरा एनर्जी के साथ लग जाओ पढ़ाई में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। बच्चे लोग, तो जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले क्लासेस में कि आपका सिलेबस डिस्कशन हो रहा था, और सिलेबस डिस्कशन के समय मैंने कहा था कि कल से मैं जो क्लास लूँगा आपका लगातार लूँगा, इसी चैनल पे लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा सारा सब्जेक्ट का। और बच्चों मैं आपको बता दूं, सिलेबस डिस्कशन के टाइम में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें बताई थी जो कि आपको पता होगा, शायद थोड़ा बहुत भूल गए होंगे तो उसका मैं रिकवरी कर दूंगा। अभी मैंने आपको बताया था बच्चा कि ये जो चैप्टर अभी चलने वाला आपका जो पहला चैप्टर होगा वो आपके एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, दैट मीन्स कि हटा दिया गया। ये वही चैप्टर, देख लो अच्छे से, पहचान लो इसको, हाँ पहचानो इसको, पहचाने, ये वही चैप्टर है जिसको क्या किया गया, हटा दिया गया, आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं होने के बावजूद भी देखिए बिहार बोर्ड मतलब धोखा में रख के कुछ और हो जाएगा, रखेगा धोखा में मार देगा चौका में, इसलिए ध्यान रखिएगा ये वही चैप्टर है जिसको क्या किया गया, हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन यहां से रहता है, कई सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो यहां पे आप लोग को दिमाग लगाना है कि इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, और ऐसे 2 और चैप्टर हैं, ये तो है ही, इसके अलावा 2 और चैप्टर हैं, उनको भी हटा दिया गया है। लेकिन चिंता मत करो, उनके सामने भी मैं तुम्हें ऐसे प्रस्तुत करूंगा जैसे लगेगा तुमको अच्छा ये जाना पहचाना चैप्टर है, इसके सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं, और इनके बारे में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो मैं इसमें अटकूंगा नहीं, झिझकूंगा भी नहीं, रुकूंगा भी नहीं। कलम की रफ्तार इतनी तेज होगी कि सामने वाला आदमी रुक जाएगा और देखेगा लिख कौन रहा है आंसर, समझे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, है ना। तो जीवों में जनन वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी में 2016 में प्लान तैयार किया गया था कि किस किस चैप्टर को हटाना है, और उन्हीं में से एक चैप्टर ये भी था जो कि 2020 आते आते इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया। पुराने एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, नए एनसीईआरटी में बाबू लोग ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। बाबू लोग आप लोग एक बात यहां ध्यान दो और समझने की कोशिश करो यहां पर कि जीवों में जनन चैप्टर का नाम क्यों है। यहां पे कोई पौधा में जनन नहीं है, यहां पे कोई जानवर में जनन नहीं है, यहां पे कोई जीव जंतु मतलब किसी भी प्रकार के जीव जंतु में यहां पे जनन नहीं है। यहां पे क्या कहा गया, जीवों में जनन कहा गया। जीवों में जनन का मतलब सीधा हो जाता है यहां पर कि सभी प्रकार के जीव शामिल हैं। यहां बच्चा सभी प्रकार के जीव शामिल है, कहने का मतलब यह है इसमें पेड़ पौधा के अंदर भी जनन पढ़ेंगे हम लोग, बैक्टीरिया के वगैरह में पढ़ेंगे, जो सूक्ष्म जीव है जो आंखों से खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के दिखते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें जनन कैसे होता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पौधे के अंदर जनन कैसे होता है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे शैवाल के अंदर जनन कैसे होता है। कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी जीव हैं उसके अंदर जनन कैसे होता है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार का जनन होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को एक बेहतरीन ढंग से पूरे मस्ती के साथ। मैंने लिख दिया यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में और पूरे मस्ती के साथ, तो यकीन मानो पूरे मस्ती के साथ ही क्लास चलेगा। कॉपी कलम लेके बैठ जाओ आराम से, इत्मीनान से, हर चीज को फाड़ू तरीके से पढ़ेंगे। फाड़ू तरीके मतलब कॉपी नहीं फाड़ेंगे, फाड़ू तरीके मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके चलिए, चलो बच्चा सब, सबसे पहली बात तुम्हें यहां कुछ चित्र दिख रहे होंगे, डायग्राम दिख रहे होंगे, लिखा हुआ क्या है उस पर बाद में डिस्कस करना। पहले कुछ चित्र देख लो, इमेज देख लो। क्या ये इमेज आप लोग को बचपन में किताबों में देखने के लिए मिला होगा? ऑफकोर्स मिला होगा। 2 क्लास की किताबों में मिला होगा, 3 में मिला होगा, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7, 8 क्लास, कई सारी क्लासेस आपके ऐसे गुजरे हैं पीछे जहां ऐसे चित्र आपको देखने के लिए मिले होंगे। इन चित्रों को देखकर आप क्या समझते हैं? परिभाषा छोड़ दीजिए, परिभाषा के बिल्कुल नहीं जाना है, वो आपको ऐसे यूं याद हो जाएगा। आपको चित्र देख के समझना है कि चित्र क्या कह रहा है हमसे। चित्र में सब चीज छिपा हुआ है। बायोलॉजी में डायग्राम समझ गए, सब कुछ समझ गए।
दो चार वर्ड होता है डिफिकल्ट, उसको समझ गए, बाकी सब क्लियर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसान है, इंसान से उनका बच्चा पैदा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जानवर है, गाय और सांड है, उनसे उनका बच्चा पैदा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पौधा है और पौधा से उनका बच्चा पैदा हुआ है। कहने का सीधा मतलब है बाबू लोग कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। किसी प्रक्रिया जैविक, जीव भाग ले रहा, यहाँ निर्जीव आपको देखने के लिए मिल रहा, कोई भी निर्जीव देखने के लिए मिल रहा नहीं, सब सजीव है। ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी सजीव अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्या आप देख रहे हैं गाय और सांड मिलती है तो कुत्ता बच्चा जन्म लेता है? नहीं ना, उसी का बच्चा जन्म लेगा। आप देख रहे होंगे अगर फूल का पौधा है, इससे क्या कटहल का पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा, फूल का ही पौधा निकलेगा। वहीं पर अगर आप इधर देख लें, इंसान है, अगर दो इंसान आपस में जनन करते हैं तो क्या उसे बिल्ली का बच्चा पैदा होगा? इंसान का बच्चा पैदा होगा। तो बात सीधा है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया का कोई भी जीव अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसा, अपने जैसा। अगर मैं और मेरी जो अर्धांगिनी होगी वो जनन करेंगे तो क्या बिल्ली का बच्चा पैदा होगा? नहीं, हमारा बच्चा ही पैदा होगा ना, इंसान का, फिर उनसे उनका बच्चा है कि नहीं? आप लोग से आप लोग का बच्चा पैदा होगा, उससे फिर उनका बच्चा पैदा होगा, है ना? तो वही बात यहाँ पे कह रहा, जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा ही क्या करता है? संतान की उत्पत्ति करता है। दैट्स ऑल, हो गया, सिंपल सी भाषा। जनन एक जैविक प्रक्रिया जिसमें दुनिया का कोई भी जीव अपने जैसा ही संतान उत्पत्ति करता है। हो गया, इतनी बात लिखना। दो बात याद रखना, जैविक प्रक्रिया है और अपने जैसा उत्पत्ति करता है। जैविक प्रक्रिया है, अपने जैसा ही जीव की उत्पत्ति करता। हो गया, कहानी खत्म। समझे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि एक परिभाषा और हो जाए छोटा वाला, तो मैंने इसका एक छोटा परिभाषा और लिख रखा है जो कि आपके सामने यूं है, नए जीवों का बनना जनन कहलाता है। यह परिभाषा आपके लिए स्पेशल मैंने लिखा है, ठीक है? ये किताब में नहीं है, ये मैंने लिखा है। नए जीवों का बनना जनन कहलाता। अब सिंपल सी बात है, नया जीव कहां से पैदा होगा? आसमान से तो गिरेगा नहीं, प्रकट तो होगा नहीं। प्रकट तो हम हुए थे, खैर हमको छोड़ दो, हम तो जन्म नहीं लिए, हम प्रकट हुए थे, ठीक है? तो नया जीव जो होगा वो कहां से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं, तो जनन के द्वारा आएगा। तो नए जीव का बनना क्या कहलाता है? जनन कहलाता। नया जीव जो बनेगा वो जनन प्रक्रिया द्वारा ही बनेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? यही परिभाषा है ना? तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो एक परिभाषा था नॉर्मल सा इस चैप्टर का। अभी जो हम लोग के सामने दिख रहा है वहां पे एक क्वेश्चन राइज होगा, और क्वेश्चन हम लोग कुछ ऐसा करेंगे बाबू लोग, आप लोग देखो क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। सबसे पहले इस बात को अपने खोपड़ी में घुसाओ कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। अब तुम लोग कह रहे होगे मास्टर जनन पढ़ा रहा है, क्या बात है, और पूछ भी रहा है कि जनन क्यों आवश्यक है। बैल, थोड़ा समझो, जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? एंजॉय करने के लिए नहीं, मजा मारने के लिए नहीं। जनन जीवों के लिए आवश्यक है इसलिए जनन न होता तो धरती पर ना तुम होते ना हम होते। और हम जनन नहीं करेंगे या तुम जनन नहीं करोगे तो उसके आगे की पीढ़ी भी धरती पर नहीं होगी। तो धरती पर अपने पीढ़ी को या अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जनन आवश्यक है। इसमें एक चीज और ऐड होनी है, मैं अभी ऐड कर दूंगा, कि जीवों के लिए जो जनन आवश्यक होता है वो अपने अस्तित्व। आप लोग घर में गांव में दादा को देखें, दादाजी को, वो क्या कहते हैं? पोती 10 हो जाए देयर इज नो मैटर, कोई बात नहीं है, कम से कम एक पोता जरूर होना चाहिए। वंश को वही आगे बढ़ाता है। कहने का क्या मतलब है कि वंश उसका बढ़ता रहे, जनन की प्रक्रिया द्वारा वंश बढ़ता रहे। तो बस वही जनन ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को इस धरती पर बरकरार रखते हैं। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावे एक चीज और याद रखिएगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस बात को भी आप समझिएगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसलिए भी जनन आवश्यक है। क्यों? अब सपोज कीजिए, मैं आपसे बात बता रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, एक जंगल है, इस जंगल में 10 शेर हैं और 20 शेरनी हैं। आप लोग बताना मुझे, 10 शेर हैं 20 शेरनी हैं। आप जैसे लोग गए
हम तो शरीफ शुद्ध आदमी हैं, हमको छोड़िए। आप जैसे लोग गए बंदूक लिए और 10 शेर को ठाए 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 दई दनादन मार दिए, इसको खत्म, फिनिश, साफ करते रहे, हो बाप, देखिए खत्म हो गया 10। अब आप बताइए 100 साल बाद वापस उसी जंगल में जाएंगे तो यहां पर हमें कितने शेर, कितने शेरनी और उसका बच्चा देखने के लिए मिलेगा? कितने मिलेंगे बताइए, कितने मिलेंगे? भाई एक भी नहीं मिलेगा, 0। उसका उम्र ही होता है बहुत कम। आप जा रहे हैं 100 साल बाद, 50 साल के अंदर ही इसका उम्र होता है, और आप जा रहे हैं 100 साल बाद। अब थोड़ा सोचिए, 100 साल बाद अगर आप जाएंगे तो यहां पे तो शेरनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शेर को मार चुके थे, बच्चा उसका होगा कि नहीं होगा ये बात पर निर्भर करता है। बच्चा होगा तो मिल जाएगा, बच्चा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसके बीच में जनन हुआ ही नहीं था। अगर जनन हुआ होता और 100 साल बाद आप गए होते तो इसका बच्चा आपको साफ कर देता, कहता यही मारा था हमारा बाप के। समझे बात को? यहां पे जनन की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए तो आप लोग कहेंगे हो सरकार डिस्कस कर रहे हैं, मरा छोड़िए ना, हटाइए, जाने दीजिए, भले मर गया साला, नहीं मरता तो हम लोग को मार के खा जाता, भले मर गया। हाँ, गलती मत करना ये बात बोल के। क्यों? दुनिया गोल है, ये हाथ करो ये हाथ पाओ। एग्जाम्पल, तुम मारे हो शेर को, शेर मरा, जंगल में शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ना स्टार्ट। शाकाहारी जानवर जंगल को साफ कर देगा, खा के उसको, जंगल सफा, उसके बाद तुम्हारा फसल सफा, तुम्हारा फसल सफा, फिर तुम सफा, और तुम इसलिए सफा क्योंकि तुमने शेर को किया था सफा। तो दुनिया गोल है। समझ में आई बातें? इस बात को याद रखना हमेशा कि पर्यावरण पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर जनन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसलिए भी जनन आवश्यक है। जनन इसलिए तो आवश्यक है ही कि अपने अस्तित्व को बरकरार रखे इस धरती पर, इसके साथ इसलिए भी आवश्यक। समझ में आएगी बातें? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या लिखना चाहते हैं कॉपी में इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब बच्चा लोग हम लोग आगे देख पा रहे हैं एक चीज, गौर से देखेंगे, यहां पे देखेंगे यहां पे कि जनन जो होता है, ये जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दुनिया में अगर हम लोग जनन की बात करें तो जनन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, इनके प्रोसेस अलग अलग होते हैं जनन करने के। इसीलिए हम लोगों ने जीवों को जनन के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा है। जीवों को जनन के हिस्सा आधार पर 2 हिस्सों में बांटा है। एक बांटा है लैंगिक अलैंगिक जनन करने वाला जीव जो अलैंगिक तौर से जनन करेगा, और एक ऐसा जीव जो लैंगिक जनन करेगा। एक अलैंगिक जनन करने वाला जीव और एक लैंगिक जनन करने वाला जीव। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चा सब, यहां ध्यान दो कि बायोलॉजी के जिस वर्ड के आगे में ओ लगा होगा, मतलब ए लगा होगा, उसका सीधा मतलब समझ जाइएगा नॉट। सीधा मतलब समझिएगा उसका नॉट, मतलब नहीं। नहीं, बायोलॉजी में जिस वर्ड के आगे में ए लगा है, ओ लगा है, उसका मतलब होता है नॉट, नहीं। मतलब अलैंगिक जनन, मतलब ये हो रहा है कि लैंगिक जनन नहीं होगा इसमें। कौन सा जनन नहीं होगा? लैंगिक जनन नहीं होगा इसमें, और लैंगिक जनन नहीं होगा। अब सवाल यहां पे ये आता है कि सर लैंगिक जनन नहीं होगा तो कैसा जनन होगा? आखिर लैंगिक जनन होता कैसा है? लैंगिक जनन होता कैसा है जो इसमें नहीं होगा? तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, लैंगिक जनन को जानेंगे कि ये क्या होता है, तब कहीं समझ में आएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि तुम मोहन नहीं हो, तुम मोहन नहीं हो, तो तुम बार बार हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर मोहन कैसा है, या मोहन कौन है जो उसके जैसा हम नहीं हैं। तुम अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, मोहन के बारे में जानने की कोशिश करोगे। वही कहानी है। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे लैंगिक जनन नहीं होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लैंगिक जनन होता क्या है जो यहां पे नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बस वही लैंगिक जनन क्या होता है उसको जानेंगे। मतलब कि हम लोग पहले इसको जानेंगे, तब ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक चीज कि जो लैंगिक जनन है वो क्या होता, तब उसके आधार पर हम लोग अलैंगिक जनन ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। पहले लैंगिक जनन को समझेंगे क्या होता। देखो बाबू, लैंगिक जनन के केस में सीधा समझो, सीधा बात समझना है, ज़्यादा कुछ ओल झोल है नहीं। पापा हैं, हाँ है, माँ है, हाँ है। अब यहाँ पे आप नर मादा भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नर लिख सकते हैं, मादा लिख सकते हैं। अब पापा के अंदर क्या है, विरसन है। माँ के अंदर क्या है, अंडाशय है। विरसन में क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। अंडाशय में क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है। अब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज, युग्मनज से बन जाता है भ्रूण, ऐसी भ्रूण से बन जाते हैं हम लोग संतान। ठीक है, ये प्रोसेस है बाबू किसका, लैंगिक जनन का। ये प्रोसेस है किसका, लैंगिक जनन का। ये प्रोसेस कि इसमें एक नर होगा, एक मादा होगी, उस नर के अंदर विरसन होगा, मादा के अंदर अंडाशय होगा, विरसन में शुक्राणु बनेगा, अंडाशय में अंडाणु बनेगा, दोनों मिलेगा तो फिर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से फिर आगे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ये प्रोसेस है। अब हम लोग इसी के आधार पर जान रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। आप लोग खुद रिपीट करोगे। देखो, अलैंगिक जनन में मम्मी पापा नहीं होंगे, विरसन नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, शुक्राणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। सीधा बात। अलैंगिक जनन के बारे में जानना है तो इतना सारा चीज इधर नहीं होगा। अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे ही जानते हैं कि सर नर और मादा मिलता है तब फिर जाके आगे एक नया संतान उत्पत्ति लेता है, ऐसे ही जानते हैं। तो बात को समझो बाबू लोग कि लैंगिक जनन के केस में ये ऐसा केस होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, शरीर के भागों से, ये शरीर कई भाग में टूट जाएगा, प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाएगा, या शरीर से कोई पार्ट डेवलप करेगा, विकसित होगा और यही पार्ट टूट के एक नया जीव बन जाएगा। दो बात होगा, या तो शरीर कई पीस में टूट जाएगा या तो शरीर से ही कोई पार्ट निकल के एक नया जीव बन जाएगा। मतलब एक ही शरीर से नया जीव बन जाएगा। यहाँ पे दो जीव का मिलना, दो शरीर का मिलना नहीं है, एक ही शरीर से हो जाएगा। और लैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग नहीं लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। एक ही जनक का शरीर कई भागों में टूट जाता है। समझ में आ रही बातें? चलिए अब लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए यहाँ पे बाबू लोग, एक चीज और सीख लीजिए आप लोग कि अलैंगिक जनन का खोज जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यही महोदय जो हैं, यहाँ पे दिख रहा है महोदय साहब, इस महोदय साहब का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ सुनहरे अक्षरों में देख लेंगे। चार्ल्स बॉनेट नाम है इस महाशय का, दादाजी का। तो चार्ल्स बॉनेट साहब जो ये दादाजी थे, इन्होंने खोज किया था किसका, अलैंगिक जनन का, बोले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इन्होंने इनके साथ साथ जो है पार्थेनोजेनेसिस, एक टॉपिक है जो बहुत आगे आप पढ़ेंगे, जिसको अनिषेक जनन कहते हैं हिंदी में, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बिना शुक्राणु के ही, मतलब बिना नर युग्मक के ही अंडाणु एक जीव में परिवर्तित हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, जागोट बन जाता है। इसके बारे में भी इन्होंने ही पता किया था। किसने? चार्ल्स बॉनेट ने। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जान गए अलैंगिक जनन क्या होता है, और आप यहाँ पे ये भी जाने इनका खोज किसने किया था, साथ में ये भी जान पाए कि लैंगिक जनन में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए स्टेप की तरफ। ठीक है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे एक नया चीज जानने आए हैं जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अलैंगिक जनन, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया है, अलैंगिक जनन में जीवों का क्या, शरीर के भागों से एक नया जीव बनता है। जहाँ जहाँ बेटा कलर चेंज है, हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप लोग भी हाईलाइट कर लो उस चीज़ को, है ना। शरीर के भागों से, किसके भागों से, शरीर के भागों से एक नया जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रा, हाइड्रा आप देख रहे होंगे।
हाइड्रा क्या करता है, अपने शरीर को डेवलप कर, एक पार्ट डेवलप करता है यहाँ पे, इधर शरीर भी ये हाइड्रा है, और यहाँ से इसको तोड़ के एक नया हाइड्रा बना लेता है। इस तरीके से एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाता है। समझ में आ रही बात है? तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। देखिए, ये तो समझ गए आप लोग। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक अहम बात, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कह रहा, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो भी संतान पैदा होगा, जो भी संतान पैदा होगा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, वो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से, मतलब अपने शरीर के लक्षण के आधार पे, कैरेक्टर के आधार पे, और शारीरिक शरीर के संरचना के आधार पे, लक्षण के आधार पे और शरीर के संरचना के आधार पे, इन दोनों आधार पे संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होगा। मतलब उस संतान का लक्षण भी अपने जनक से मिलेगा और उस संतान का शरीर बिल्कुल भी अपने जनक से मिलेगा। मतलब दोनों चीज हूबहू उसी से मिलेगा। और ऐसे संतान जिनका लक्षण और जिनका शरीर का संरचना स्ट्रक्चर जनक से मैच करे, जनक से मिल जाए बिल्कुल हूबहू, उस प्रकार के संतान को एक पूर्वजक कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्लोन कहते हैं। स्वाहा आहा। समझ में आया बात? क्या कहते हैं? एक पूर्वजक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक पूर्वजक। भैया एक ही पूर्वज से पैदा हुआ, दूठो मिलता तब ना होता दुई पूर्वजक, दुई जनक। यहाँ तो एक ही पूर्वज से बना है, इसीलिए नाम है एक पूर्वजक। ऐसे संतान जो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान मिलते जुलते हैं, उस संतान को क्या कहते हैं? एक पूर्वजक कहते हैं, क्लोन कहते हैं। मोटू पतलू देखे हो? मोटू पतलू तुम देखे होगे, उसमें मोटू बड़ा भुक्खड़ होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? ये भुक्खड़ मोटू क्या करता है, डॉक्टर झटका के बनाए हुए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ रहता है। हंडी एक बना होता है, दौड़ा आता हंडी में घुस जाता है, हंडी में घुसते उधर से निकलता है 5 ठो मोटू। एक मोटू इधर जा रहा है, एक मोटू उधर जा रहा है, एक मोटू उधर तबाही मचा रहा है। कोई चाय वाले भैया का दुकान तोड़ रहा है, कोई जौनदार डॉन को तबाही मचा रहा है, कोई चिंगम सर को परेशान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाद में जब डॉक्टर झटका को पता चलता है ये क्या हो रहा है, तब डॉक्टर झटका कहता है, अरे भाई, अरे यार मेरे भाई, मेरी यार मेरी प्राव, ये तो मोटू का क्लोन है। समझ में आई बातें? मतलब मोटू का क्लोन है, सारे एक जैसे मिल रहे हैं, लक्षण भी सबका एक ही जैसा है, देखने में भी एक ही जैसा है। समझ में आई बातें? इसीलिए उनको क्या कहा गया? क्लोन कहा गया। जब एक जैसा मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। समझ में आई बातें? हाँ, इस बात को याद रखेंगे। क्लोन में हमेशा आनुवांशिक मतलब लक्षण और शरीर, ये दोनों किससे मैच करेगा? अपने जनक से मैच करेगा। समझे बात को? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अरे चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे ले आओ, बच्चे को भूख लगी है, ऑनलाइन क्लास करते करते परेशान हो रहा है। चलो बाबू लोग, अभी ध्यान देंगे हम लोग एक चीज पे जो कि हमारे सामने आ रहा है। ऐसे देखो, पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो इसको। समझो नहीं, पढ़ो, समझाएंगे तो हमें। पढ़ लिए? चलो सुनो बात को। अब हम लोगों ने क्या किया था? जनन को 2 हिस्सों में बांटा था, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ठीक है? अलैंगिक जनन जिसमें एक जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, 2 जीव, स्त्री पुरुष, नर मादा। और अलैंगिक जनन में एक ही शरीर से टूट टूट के बनता है। लेकिन सवाल यह है, एक तरीके से टूटे तब ना, एक तरीके से टूटे तब ना। एक शरीर ही कई कई तरीके से टूटता है। कोई बीचे से कटेगा, कोई कहेगा नहीं हम तिरछे टूटेंगे, कोई कहेगा नहीं हम टेढ़वे होकर टूटेंगे, कोई कहेगा नहीं हम 75 प्रकार में टूट जाएंगे, कोई कहेगा नहीं हम 2 भाग में टूटेंगे। तो एक ही शरीर से कई सारे शरीर बनते हैं अलैंगिक जनन में, बात सही है। लेकिन ये लोग अपने अलग अलग तरीके से अपने शरीर को तोड़ते हैं या अपने शरीर को विभाजित करते हैं। इसी वजह से अलैंगिक जनन कई प्रकार के हो जाते हैं, कई प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें आपके सामने लिखा होगा खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन, पुनरुद्भवन, जेमाकप और कायिक प्रवर्धन। आप समझिए यहां पे बात को और सुनिए इस चीज को कि ये जो प्रकार हैं, यहां पे मैं
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खंडन में एक कोशिकीय जीव भाग लेगा। याद रखिएगा, एक कोशिकीय, जो एक कोशिका का बना होगा, सिंगल सेल का बना होगा, एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे किसमें? खंडन में। वहीं बात कर ले मुकुलन में, तो इसमें एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे, साथ ही इसमें के साथ ही बहुकोशिकीय जीव भी भाग लेंगे। दोनों जीव इसमें होंगे, एक कोशिका का भी जीव होगा, बहुकोशिका भी जीव। अब बीजाणुजनन की बात करें तो इसमें सिर्फ बहुकोशिकीय जीव होंगे। विखंडन की बात करें तो इसमें भी बहुकोशिकीय जीव भाग लेंगे। पुनरुद्ध भवन का बात करें, नामे सुनने में बड़ा गजब लग रहा, पुनरुद्ध भवन, बहुकोशिकीय जीव है। जेमा कप की बात करें, इसमें भी सेम केस, बहुकोशिकीय। याद रखना कि इसमें किस प्रकार के जीव भाग ले रहे हैं। खंडन में एक कोशिकीय, मुकुलन में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों। बीजाणुजनन में बहुकोशिकीय जीव, विखंडन में बहुकोशिकीय जीव, पुनरुद्ध भवन में बहुकोशिकीय जीव, जेमा कप में बहुकोशिकीय जीव, कायिक प्रवर्धन में भी वही बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। देखो बच्चा लोग, थोड़ा सा गला खराब है, हल्का सा मोटा मोटा आवाज़ निकल रहा होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास लिए हैं, ऑनलाइन क्लास लिए हैं, तो आवाज़ पे थोड़ा सा असर पड़ना है। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, परेशान मत होइए। आपकी क्लास नहीं रुकेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है? आपको परेशान नहीं लेना। गला लास्ट हद तक, जब हम पूरा आवाज़ खत्म हो जाएगा मुंह का, तभी हम चुप होंगे, तभी शांत होंगे। तब तक हम शांत होने वाले नहीं हैं, तब तक कंटिन्यू आपका क्लास लेंगे, है ना? देखो, तो खंडन में एक कोशिकीय, मुकुलन में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों, बीजाणुजनन में बहुकोशिकीय, विखंडन में बहुकोशिकीय, पुनरुद्ध भवन में बहुकोशिकीय, जेमा कप में बहुकोशिकीय, कायिक प्रवर्धन में बहुकोशिकीय। आपको यहाँ पे समझ लेना है कि किस किस प्रकार के अलैंगिक जनन में किस किस प्रकार के जीव भाग लेते हैं। किस में एक कोशिकीय, किस में बहुकोशिकीय, किस में दोनों होते है कि नहीं है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, है ना? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा लोग, सबसे पहला हम लोग के सामने आ रहा है अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है वो है खंडन। ठीक है, खंडन को कुछ आप इस प्रकार से समझेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे आप लोग कि नामे है खंडन। बात को समझिए, नाम क्या है? खंडन है। देखिए खंडन जो है, खंडन, इसका इंग्लिश वर्ड को पकड़िए। देखिए हालांकि हम लोग हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका इंग्लिश वर्ड भी यूज हो जाता है। देखिए फीजन में फीज वर्ड दिख रहा है आपको, ये फीज वर्ड, ये फीज। देखिए आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो बचपन में आप 10 रुपया वाला एक बल्ब आता था, देखे थे 10 रुपया वाला बल्ब? देखे होंगे, इस टाइप का होता है। ये जो बल्ब होता है ना, टंगस्टन का इसमें वायर लगा होता है। ये बल्ब बहुत गर्म होता है। तो पहले जब बल्ब गर्म हो जाती थी तो और पानी वगैरह बारिश होता था, उसकी बूंदें छींटें इस पे पड़ती थी, और जैसे छींट पड़ती थी जैसे ये मतलब ये इसका जो फिलामेंट था वो यहां से टूट जाता था। क्या होता था? टूट जाता था। और जैसे फिलामेंट इसका टूटता था तैसे हम लोग कहते थे मैं आगे मैं बॉल फीज भाग ले, बॉल फीज भाग ले। मतलब ये बोलते थे कि बल्ब जो है फीज हो गया, टूट गया बीच से फिलामेंट। फीज का मतलब ये होता है टूट जाना, डिवाइड हो जाना, टूट जाना। फीज का मतलब ये होता है टूट जाना, डिवाइड हो जाना। समझे बात को? तो ध्यान दीजिए आप लोग, खंडन में क्या होगा? जीवों का शरीर टूटेगा, खंडित होगा। अब मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इसमें जो है एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे। कैसे जीव भाग लेंगे? एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे, एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे, इसमें एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक कोशिकीय जीव आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर।
तो ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें खंडन वाला प्रक्रिया होगा। एक कोशिकीय जीवों का शरीर खंडित होकर टूटेगा 2 भागों में, या हो सकता है उससे कई सारे भागों में। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे, परिभाषा एक बार देख लेंगे आप लोग। वैसे समझ तो चुके हैं पहले से ही, लेकिन एक बार परिभाषा देखना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। कहता है खंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। बहुत अच्छी बात है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसमें कैसे जीव भाग लेते हैं? एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं। इसमें जीवों का शरीर कितना भाग में? 2 भागों में टूटता है, या 2 से अधिक भागों में भी टूट सकता है। अब बाबू लोग, पुत्री कोशिका में टूटता है। अब ये पुत्री शरीर क्या होता है, बात को समझो। हर जगह हम लोग बोल देते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल। कई क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। लेकिन आप लोग एक बात आज सीखिए और समझिए कि पुत्री कोशिका क्यों? अगर एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बन रही है तो हम इसे पुत्री कोशिका क्यों नाम देंगे? इसको मातृ कोशिका, बहू कोशिका, सास कोशिका, दादी कोशिका, ससुर कोशिका, बेटा कोशिका, पुतो, कई सारी कोशिका नाम दे सकते हैं। पुत्री कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, साइंस कितना भी पढ़ लोगे, समाज से होकर गुजरना होगा। समाज आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपको चलना बोलना हर चीज़ सिखाती है। इसलिए समाज को लेके चलना पड़ता है हमें। समाज में जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ हम ठीक करते हैं, जहाँ हम गलत होते हैं वहाँ समाज हमें ठीक करता है। तो पुत्री, हमारे समाज में पुत्री का मतलब होता है जननी। जननी जो होती है वो बेटी होती है, बेटी ही जननी होती है। यही आगे चल के नया जीव को जन्म देगी। वो बहू बाद में बनती है, माँ बाद में बनती है, सास बाद में बनती है, दादी बाद में बनती है, लेकिन पहले बेटी बनती है किसी की। धरती पर आने से 9 महीना पहले ही वो किसी की बेटी बन चुकी होती है, इसीलिए उसको पुत्री कहते हैं। और वही पुत्री फिर आगे जाके जन्म देगी। इसीलिए ऐसी कोशिका जो आगे जाके फिर जन्म दे, ऐसी कोशिका जो आगे जाके फिर जन्म दे, इस प्रकार की कोशिका को हम लोग पुत्री कोशिका नाम देते हैं। क्लियर हुआ? पुत्री कोशिका क्यों कहते हैं? ऐसी कोशिका जो आगे जाके फिर नई कोशिका को जन्म दे, उसे पुत्री कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो यहां पे क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिका में विभाजित होती है तथा प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है ना? अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक पुत्री कोशिका में विभाजित होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका से एक नया शरीर का निर्माण हो जाता है। समझे बात को? क्लियर हुआ ये बात? आप एग्जांपल देख सकते हैं। अमीबा भाई साहब को देख रहे हैं, गोल मटोल टेढ़ा मेढ़ा होने वाला, होते होते 2 ठो मट गया। वहीं देख लीजिए पैरामेसियम, चप्पल का डिजाइन का, आप पढ़े होंगे कि चप्पल के डिजाइन का, ये भी टूट के 2 हिस्सों में मट जाता है। वहीं देख लीजिए आप लोग प्लाज्मोडियम वगैरह, प्लाज्मोडियम को दिख रहा, प्लाज्मोडियम लिखा हुआ, प्लाज्मोडियम, हाँ देख रहे होंगे प्लाज्मोडियम को। ये कई भागों में टूट जाता, कंटिन्यू टूटते रहता, लगातार टूटते रहता। तो बहुखंडन हो रहा है यहाँ पे, द्विखंडन हो रहा है कि नहीं है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कीजिए नोट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप समझिए बात को। यहाँ पे देखिए, अब विभाजन के आधार पे, किसके आधार पे? विभाजन के आधार पे जो खंडन भाई साहब हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन बउआ सब, तुमको दिमाग में एक बात बैठा के रखना है कि क्लास 12th में आप बिहार बोर्ड से हैं, कोई आप हायर चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होते तो आप यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ को समझते, जानते, ठीक है। लेकिन आप बोर्ड लेवल के हैं, इसीलिए आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जो खंडन होता है, खंडन वो 3 प्रकार का नहीं, सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। आप नीट वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ जानेंगे कि एक और होता है प्लाज्मोटॉमी। फिलहाल इसको हम लोग समझ लेंगे, सिर्फ इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए, ठीक है। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। सिंपल सी बात है। मैंने पहले कह दिया था कि खंडन में कैसे जीव भाग लेंगे बाबू? एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे, एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे। तो सीधा बात है, चाहे द्विखंडन हो कि बहुखंडन हो कि प्लाज्मोटोमी हो, जीव तो एक कोशिकीय ही भाग लेगा, दूसरा होगा नहीं, है कि नहीं? तो अभी हम लोग देख रहे हैं द्विखंडन में एक कोशिकीय जीवों का शरीर 2 भागों में टूट रहा है, बहुखंडन में एक कोशिकीय जीवों का शरीर कई सारे भागों में टूट रहा है, प्लाज्मोटोमी में रिपीटेड डिवीजन हो रहा है।
ये टूटेगा 4 भागों में, ये 4 भाग फिर टूटेंगे कई भागों में। ये रिपीटेड डिवीजन वाला कहानी चल रहा, ठीक है। तो खैर हम लोग को प्लाज्मोटोमी पर उतना फोकस करना नहीं, चूंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। नीट वगैरह का भी क्लास हम लोग ले नहीं रहे हैं। जब नीट वगैरह क्लास बैच स्टार्ट होगी तो उस समय आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि जो है विभाजन के आधार पे देखो सबको टूटना ही है, इसको भी टूटना है, इसको भी टूटना है। लेकिन ये लोग का ना अपना चालाकी अपना तरीके से टूटता है। नहीं हम दुइये भाग में टूटेंगे, हम दुइये भाग में टूटेंगे। तो ले टूट, क्या मना कर रहा, टूटो दुइये भाग में, जाओ टूट जाओ 2 भाग में, द्विखंडन। हम बहुत सारे भागों में टूटेंगे, छितर जाएंगे, पसर जाएंगे, ओगड़ा जाएंगे, लगड़ा जाएंगे। ओगड़ा जाओ, क्या दिक्कत है, बहुत सारे भाग में टूटेंगे, टूटिए बहुत सारे भाग में। जो बहुत सारे भाग में टूटे बहुखंडन, जो 2 भाग में टूटे द्विखंडन। आपको नहीं टूटना है, आपको नहीं टूटना है, इसको टूटना है। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, द्विखंडन मैंने स्पष्ट बताया था अभी थोड़ा देर पहले, कैसे जीव भाग लेंगे इसमें, एक कोशिकीय जीव भाग लेंगे। इनका शरीर 2 पुत्री कोशिका में टूटेगा और जैसे विभाजित होगा तो प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नया जीव का निर्माण होगा। समझे बात को। द्विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर 2 पुत्री कोशिका में डिवाइड होगा और 2 पुत्री कोशिका विकसित होकर डेवलप करके क्या करेगी, 2 नया जीव बनाएगी, एक एक जीव करके बना लेगी, है कि नहीं। यही है। उदाहरण की बात करें, अमीबा भाई साहब जिंदाबाद, पैरामीशियम भाई साहब जिंदाबाद, पैरामीशियम। और इधर अमीबा को देख लीजिए, जब भी टूटेगा 2 भागों में टूटेगा। ये देख लीजिए, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन, दोनों टूटेंगे 2 भाग में, लेकिन टूटने के तरीके अलग अलग हैं दोनों के, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा इस पे। अब एक अहम चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू लोग, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बताते हैं। कर लिए, चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मस्त चीज क्या है। द्विखंडन में जीवों के शरीर 4 प्रकार से, देखो जनन का 2 प्रकार, अलैंगिक लैंगिक, अलैंगिक का 7 प्रकार, खंडन मुकुलन बीजाणु जनन, खंडन का फिर 2 प्रकार, बहुखंडन, द्विखंडन बहुखंडन, अब द्विखंडन का फिर 4 प्रकार। लेकिन चिंता मत करो, ओझराने नहीं देंगे तुमको, ओझराओगे नहीं तुम, एकदम क्लियर होगा। अब हमको तो ये बात मालूम हो गया कि द्विखंडन में 2 भाग में टूटेगा, ये बात तो क्लियर है कि द्विखंडन में जीवों का शरीर 2 भाग में टूटेगा, एक कोशिकीय जीवों का शरीर 2 भाग में टूटेगा, लेकिन टूटेगा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। कोई आसानी से आराम से टूट जाएगा तो ले समान द्विखंडन, जहां मन तहां से टूट जाता है अमीबा, इसलिए है अनियमित द्विखंडन। इसके साथ अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे देखिए, समान तरीके से टूट गया, सामान्य द्विखंडन अमीबा। वहीं पे जो युगलिना है, युगलिना भिंडी के डिजाइन का होता है, किताब वगैरह हम देखे होंगे, हरा रंग का होगा भिंडी के डिजाइन का, वो अनुदैर्घ्य द्विखंडन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं इसको। ये बीचे बीच फटेगा, अमीबा जहां मन तहां से टूट जाएगा, ये बीचे बीच फटेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें किसकी, अनुप्रस्थ द्विखंडन, ये बीचे बीच पचक जाएगा। बांस देखें, बांस बीट जाते हैं, बांस को कहां से काटते हैं, ऐसे नीचे से ऐसे काटते हैं बांस को। जब ऐसे कटे अनुप्रस्थ द्विखंडन, और जब बांस को घर लाते हैं बीचे बीच फाड़ देते हैं, तब कौन था, अनुदैर्घ्य द्विखंडन। अनुदैर्घ्य में बीचे बीच, अनुप्रस्थ में बस फिर जो काट के लाते हैं, समझ आई बातें। तो ये ऐसे ऐसे कटेगा, बीच से पचक जाएगा, अनुप्रस्थ, बीचों बीच फटेगा अनुदैर्घ्य, जहां मन तहां से टूट गया, समान असमान तरीके से टूटा है वो समान द्विखंडन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहाँ तक अच्छे से सीख गए कि जो द्विखंडन होता है वो द्विखंडन 4 तरह से होता है। ठीक है, और चारों तरह का जो हम लोग नाम देखें और एग्जाम्पल के साथ देखें। साथ ही अब हम लोग एक ऐसा ट्रिक जानने वाले हैं, एक ऐसा तरीका यूज करने वाले हैं जिस तरीके में हम लोग ये आसानी से याद रखेंगे। जैसे कि आपको मैंने बच्चा अभी जस्ट बताया कि सिंपल आपको मैंने अभी जस्ट बताया सिंपल बाइनरी फिजन,
है ना। सामान्य द्विखंडन बताया मैंने आपको, उसका एग्जाम्पल आपको क्या बताया, अमीबा बताया। फिर इसके बाद हम लोग ट्रिक जान रहे हैं अभी, ट्रिक, ठीक ना। फिर इसके बाद मैंने बताया लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया यूग्लिना, यूग्लिना। इसके बाद जो तीसरा है वो मैंने क्या बताया, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया पैरामीशियम, है ना, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ द्विखंडन कहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद आता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन मतलब कि तिरछा द्विखंडन, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरिया। तो अब देखिए सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे एक ट्रिक मिल गया है इन पूरे चारों टाइप को, चारों प्रकार को याद करने का, है ना। सल्टो नाम की एक लड़की है जिसका नाम है सल्टो, और उसका बीएफ है, एक ठो नहीं है, 4 ठो है। एक का नाम है AEPB, तो सीधा कहेंगे सल्टो का बीएफ AEPB। क्या कहेंगे, सल्टो का बीएफ AEPB मतलब सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया, जीवाणु। समझ में आया बात। तो इस प्रकार से ये ट्रिक से तुम याद कर सकते हो, आसानी से तुरंत याद हो जाएगा। सल्टो का बीएफ AEPB। वैसे भैया एक लड़की के एक ठो बीएफ होता नहीं है, डेरी धराल पतरले होता है, उस पर भरोसा कहियो मत करना, समझे बात को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बहुखंडन मतलब कि मल्टीपल फ्यूजन। इससे पहले हम लोगों ने जो द्विखंडन था वो पढ़ लिया था, बाइनरी फ्यूजन जो है अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग के सामने आ रहा है मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। ये किसका प्रकार है, ये भी खंडन का ही प्रकार है। इसमें कौन जीव आएंगे, इसमें भी एक कोशिकीय जीव आएंगे। तो याद रखेंगे बाबू लोग आप लोग कि ये जो बहुखंडन है इसमें कैसे जीव आएंगे, एक कोशिकीय जीव आएंगे। याद रखेंगे कैसे जीव आएंगे, एक कोशिकीय जीव आएंगे, ठीक है, एक कोशिकीय जीव आएंगे। और ये भी किसका प्रकार है, ये भी खंडन का प्रकार है, खंडन का प्रकार है मतलब फ्यूजन का प्रकार है ये, है ना। दूसरी बात, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में एक जीव होगा, जीव का नाम आपको स्पष्ट दिख रहा है प्लाज्मोडियम। ये वही जीव है जिससे आपको मलेरिया नामक बीमारी आती है, मलेरिया बुखार जो आती है वो इसी प्लाज्मोडियम से आती है ना। देख लीजिए प्लाज्मोडियम का आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है। ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है बाबू लोग, इसके अंदर केंद्रक होता है, ध्यान देंगे। अब ये जो केंद्रक है प्लाज्मोडियम के अंदर, और ये टूट के 1 से 2 होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए 1 से 2 हुआ। लेकिन जैसे 1 से 2 हुआ, इसके ऊपर एक परत रहती है, एक लेयर रहती है। इस परत को कहते हैं शिष्ट परत। क्या कहते हैं, शिष्ट परत कहते हैं। जिसके वजह से जब केंद्रक टूट के 1 से 2 होता है तो ये टूट नहीं पाता, मतलब कोशिका नहीं टूट पाती है। ये कोशिका जो है नहीं टूट पाती, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर शिष्ट नामक परत है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये आ गई कि यहाँ पे जो ये 2 केंद्रक बना है, ऊपर से शिष्ट का परत है, टूट नहीं रहा है। ये केंद्रक कहता भैया टूटना है टूटो, नहीं टूटना है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे विभाजन करते रहेंगे, डिवीजन होते रहेगा। जैसे ये केंद्रक फिर टूट के 2 बनाएगा, ये भी टूट के 2 बनाएगा। इसी तरह से लगातार केंद्रक का विभाजन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, और भर जाएगा जब पूरा, एक बार हुमच के जब भर जाएगा तो एक बार बरास्ट करेगा, ढम से फटेगा, और जैसे फटेगा तैसे सारा सा ये क्या प्लाज्मोडियम बाहर निकलेगा। और इस प्रकार से बहुखंडन वाला प्रक्रिया हो गया। आप देख पा रहे हैं एक ही बार में कई सारा जीव का निर्माण हो गया, खंडित होकर निकल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन नाम दे देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन दे देते हैं, है कि नहीं है। आप परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, खंडन है ना, यह खंडन का एक प्रकार है जिसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर 2 से अधिक पुत्री शरीर में विभाजित होता है तथा प्रत्येक पुत्री शरीर से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है कि नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका भैया, प्लाज्मोडियम। क्लियर, इसको आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा, आगे देखते हैं। आगे हम लोग के सामने एक नया टॉपिक आ रहा है। आप इस टॉपिक को आप देख के थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा ये समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में बहुखंडन कह रहा है। किसमें बहुखंडन कह रहा है, अमीबा में। बाबू लोग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, और यहाँ भी थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग मिस्टेक ठीक कर लेंगे। अनुकूल नहीं, यहाँ प्रतिकूल होगा बउआ सब, प्रतिकूल होगा। यहाँ भी प्रतिकूल कर लेंगे आप लोग, प्रतिकूल कर लेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग इधर हो गया था, है ना।
ध्यान देंगे। अमीबा के बारे में इससे पहले बाबू लोग हम पढ़े थे द्विखंडन, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं अमीबा में बहुखंडन। तो आप कहोगे सर ये कौन गेम चल रहा है, उधर बता दिए थे आप अमीबा में द्विखंडन, अभी बता रहे हैं अमीबा में बहुखंडन। एक ही चीज के अंदर दो दो चीज कैसे हो रहा है, गजब का बात है। चिड़िया या तो अंडा देगी या तो बच्चा देगी, अंडा बच्चा दोनों कैसे देगी एक साथ, वही कहानी हो गया। लेकिन नहीं बाबू लोग, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन लगता है। होता यह है कि जब अमीबा कोई होती है ना, ध्यान देना, अमीबा जब होती है तो अमीबा को खाना प्रॉपर मात्रा में चाहिए, भोजन का हुमचल चाहिए, भोजन भरपेटन चाहिए ना। भैया थोड़ा काम करना है करो, न करना न करो, हमरा खाना पूरा दो, भरपेट दो। तो अमीबा को भरपेटा खाना चाहिए, उसके लिए कोई कोताही नहीं करेगा, नहीं देगा मर जाएगा खाना बिगड़े। और अमीबा को तापमान जल्दी बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, बढ़ गया तापमान हड़हड़ा के, और बहुत कम हो गया तापमान, इन दोनों कंडीशन में अमीबा जीवित नहीं रह पाता, मर जाता, एक भोजन की कमी की वजह से और दूसरा तापमान की वजह से। तो जब ऐसे कंडीशन कोई आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, इसी को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं बुआ, इसी को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो इस परिस्थिति में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अमीबा अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक मोटा सा परत बना लेता है, एक मोटा सा परत बना लेता है, जिस परत को कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं बुआ, सिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको सिस्ट ही कहते हैं, ये सिस्ट कहते हैं इस परत को। तो ये सिस्ट नामक परत बना लेती है अमीबा, और ऐसे ये परत बनाती है, ये सुरक्षा कवच के अंदर चली गई, सुरक्षा कवच के अंदर चली गई। अब इसमें कहानी ये लग जाता है, शीश तो बउआ बना लिया ये अपना, लेकिन इसका केंद्रक जो है वो टूट के दो केंद्रक बनेगा। और जैसे दो केंद्रक बनेगा, कहेगा रे सिस्ट वहाँ हटो रे, हमारा डिवाइड होने दो, टूटने दो। सिस्ट कहेगा नहीं, डिवाइड नहीं होने देंगे, ना डिवाइड होने देंगे, तुमको डिवाइड होना हो, हम टूटेंगे नहीं, तुमको डिवाइड होना हो जाओ, हम टूटेंगे नहीं। तो ये जो सिस्ट नामक परत है ये टूटबे नहीं करता है, मतलब केंद्रक यहाँ पे लगातार विभाजन हो रहा, समसूत्री विभाजन हो रहा, टूट रहा टूट रहा टूट रहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या नहीं होता, सिस्ट नहीं हटता है। जब पूरा सेल भर जाता है, ये केंद्रक से, अमीबा केंद्र से पूरा सेल भर जाता, अमीबा भर जाता है, तो अब एक जोर को हुमचनिया मारता, तैसे जोर का धक्का मारता है, एक ही धक्का में इसका सिस्ट जो है क्या होता है, इसका ये जो सिस्ट है ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से क्रैक कर जाता है। जैसे यहाँ से क्रैक करता है तैसे सारा अमीबा इससे बाहर निकलता है। अब जो छोटा छोटा अमीबा बाहर निकल रहा है, इससे छोटा छोटा अमीबा इससे जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ध्यान दो बात को, एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि अब जो छोटका छोटका अमीबा इससे बाहर निकला है, यहाँ दो बातें हुई, तीन बातें हुई। पहला, इसके ऊपर बना एक सिस्ट जो अमीबा को देगा सुरक्षा। तो सिस्ट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इन सिस्टिएशन, इनसिस्टिएशन, इनसिस्टिएशन कहलाती है। ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तुम लोग का, अमीबा के ऊपर सिस्ट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनसिस्टिएशन कहलाती है। एक ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात बउआ सब यहां ध्यान दो, जब ये फटता है अमीबा तो यहां से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बाहर निकलते हैं। ये फट के जो बाहर निकल रहा है, यहां भी एक प्रक्रिया काम कर रही है, इस प्रक्रिया कहेंगे एस्प्रूलेशन। ये सब आप लोग लिख लो, एस्प्रूलेशन, इसको एस्प्रूलेशन कहेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा ये फटा और इससे अमीबा निकला बाहर। अब जो अमीबा इससे बाहर निकला है वो छोटा छोटा अमीबा है, बहुत छोटा छोटा अमीबा है। इस छोटे छोटे अमीबा को हम लोग कह देंगे सीडोपोडियो स्पोर, इसको सीडोपोडियो स्पोर कह देंगे, इंग्लिश में भी वही सीडोपोडियो स्पोर नाम दे देंगे इसका। मतलब जो अमीबा अभी तुरंत पैदा लिया है वो कैसा है, वो सीडोपोडियो स्पोर है। क्यों है सीडोपोडियो स्पोर, क्योंकि इसके पास सीडोपोडिया, छोटका छोटका सीडोपोडिया, जिसको कुटपाद कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे कुटपाद। सीडोपोडिया का मतलब होता है कुटपाद, तो ये छोटा छोटा कुटपाद इसमें निकला हुआ है, इसके वजह से इसका नाम हो गया सीडोपोडियो स्पोर। और ये फटा अमीबा बाहर निकल रहा था, इस प्रक्रिया को एस्प्रूलेशन कहते हैं। इसके ऊपर परत बन रही थी सिस्ट की, वह कहलाया इनसिस्टिएशन। तो यहाँ पे तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने आ रहे हैं, इनसिस्टिएशन, एस्प्रूलेशन और सीडोपोडियो स्पोर, जो कि एग्जाम में कई दफा पूछे गए बच्चा लोग, है कि नहीं है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं।
फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। इसके बाद जस्ट हम लोग जो है अमीबा के अंदर देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए देखिए ये वही चीज़ है, समझिए बात को क्या कह रहा है ना। सिस्ट केंद्रक से भर जाता है ना, तब सिस्ट फटता है। फटने की प्रक्रिया का स्पुरुलेशन कहते हैं, जो हम पीछे बता दिए थे। और इससे बहुत सारे अमीबा बाहर निकलते हैं। जो अमीबा बाहर निकलते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जिसको सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, सिस्ट नाम का 10 इंची का दीवार बन गया है इसके ऊपर, देख रहे हैं। ये फटवे नहीं करेगा, 10 इंची का दीवार फटवे नहीं करेगा। केंद्रक इसके अंदर विभाजित होगा, लगातार विभाजित होगा, लगातार विभाजित होगा। और जैसे विभाजित होगा तो पूरा भर जाएगा, तो हुमच के मारेगा, धक्का फट जाएगा। जैसे फटेगा तैसे सारा अमीबा से बाहर निकलेगा। समझ में आई बातें? केस क्लियर हुआ? ऐसे ही होता है ना। जो छोटा छोटा अमीबा निकला है उसे सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितना हाईलाइट किया हुआ टोटल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे सामने एक नया टॉपिक आ रहा है, चूँकि हम लोग खंडन पढ़ लिए थे, है ना। अब देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खंडन पढ़ा था। खंडन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं, फिजन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने इससे पहले जस्ट हम लोगों ने जाना इसमें कैसे जीव आएंगे। एक कोशिकीय जीव आएंगे, यूनिसेलुलर जीव आएंगे, एक कोशिकीय जो एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव आएंगे, है कि नहीं है। लेकिन अभी जो आया है मुकुलन, ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या हो रहा है, ध्यान दो। इसके अंदर जो है 2 प्रकार के चीज होंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव तो होगा ही, साथ में क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव भी होगा बुआ लोग, है कि नहीं है। एक कोशिकीय जीव भी होगा और बहुकोशिकीय जीव भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बुआ यहाँ पे, ठीक है। प्रकार को ऐसे लिखेंगे, प्रकार हो जाता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा, है ना, ध्यान देंगे। मुकुलन क्या है, बात को समझो। सबसे पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो कि मुकुलन जो है ये आपका संस्कृत वर्ड है, ना कि हिंदी वर्ड है। बडिंग का हिंदी होता है कलियन, कलियन। अब तुम दिमाग लगाओ, सुनने में कैसा लगेगा? कलियन, कलियन कैसा लगेगा सुनने में? बिल्कुल बेहुदा टाइप का लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए बडिंग को मुकुल वर्ड कहा गया, मुकुलन कहा गया, संस्कृत वर्ड से नाम पुकारा गया। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि मुकुलन की प्रक्रिया में एक ही जनक के शरीर से नए जीव उत्पन्न होते हैं, नए जीव पैदा लेते हैं। जैसे देखिए मुकुलन जो है वो आपको एक कोशिकीय जीव में भी हो रहा है, बहुकोशिकीय जीव में भी हो रहा है, ठीक है। इसमें जीवों के शरीर पर कलियां निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? कलियां निकल आती है जीवों के शरीर पर। और वो कलियां जब परिपक्व होती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो अपने पेरेंट्स के बॉडी से टूट के भटाक से नीचा गिरती है। जैसे नीचा गिरती है वहाँ से फिर एक नया जीव पैदा ले लेता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट को देख लीजिए, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है ईस्ट। ईस्ट कैसा है? एक कोशिकीय है। वहीं पे हाइड्रा को देख लीजिए, हाइड्रा कैसा है? हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि मुकुलन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव में भी हो रहा है, बहुकोशिकीय जीव में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? उभार पैदा हो रहा है, कली बन रहा है, यहाँ भी कली बन रहा है, यहाँ भी कली बन रहा है। कली बन के अपने जनक के शरीर से टूट कर अलग हो जाएगा। यहाँ भी हाइड्राम देखिए, यहाँ कली बन रहा है, यहाँ कली बन रहा है, यहाँ कली बन रहा है, ये कली बन रहा है। टूट के जैसे भारी हुआ, टूट के हट गया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो समझ में आपको लोग को आ रहा है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? मुकुलन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग एक कोशिकीय जीवों में जो मुकुलन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और बहुकोशिकीय में कैसे हो रहा है, उनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि किस में किस प्रकार का मुकुलन होता है। तो सबसे पहले बच्चा लोग यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईस्ट में मुकुलन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ईस्ट में मुकुलन थोड़ा देर पहले, लेकिन यहाँ पे स्पेशली पढ़ रहे हैं ईस्ट में मुकुलन। जैसे हम लोग पढ़े थे ना अमीबा में बहुखंडन, फिर उससे पहले पढ़े थे अमीबा में द्विखंडन, अब वही कहानी यहाँ है। अभी जस्ट थोड़ा देर पढ़े हैं ईस्ट के अंदर मुकुलन होता है, उसमें एक कली बनती है और एक कली से नया जीव पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बात है कि ईस्ट जो होता है इसके शरीर के बाहर एक हिस्से में वृद्धि होती है। थोड़ा देर पहले अभी जस्ट देखें, सपोज कीजिए ईस्ट है,
तो अब इसके एक हिस्से में क्या होगा, वृद्धि होगा, डेवलपमेंट होगा, एक हिस्सा वृद्धि करेगा। अब वृद्धि जैसे हुआ तो समझो बात को, ऐसा कुछ नहीं, इस टाइप का देखो, ये ईस्ट है, ईस्ट का एक हिस्सा वृद्धि कर रहा है ऊपर की तरफ। अब ईस्ट में है एक केंद्रक, तो ये केंद्रक क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। कौन विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन, जैसे समसूत्री विभाजन करेगा माइटोसिस डिवीजन करेगा, इसको माइटोसिस कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे माइटोसिस डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन में ये केंद्रक टूट के दो केंद्रक बन गया। अब एक केंद्रक धीरे धीरे रसे रस धीरे धीरे पहुंच जाए कहाँ पे, उभरे हुए भाग में। जैसा उभरा हुआ भाग में ये पहुंचा यहाँ पे बस ये अपना अलग घर बनाना स्टार्ट कर देगा। कहेगा भैया तू रहो अपने केंद्रक के साथ, हम तो बने आए अपना घर, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। समझे बात को, ये अपना अलग बना लेगा और अलग बना के ये जनक के शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो गया, इस प्रकार से बना लेता है। तो जनरल केस में ऐसा ही होता है अमीबा के अंदर, ईस्ट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे अब हुआ कि ईस्ट के अंदर तो ऐसा केस हुआ, लेकिन हम लोग को ईस्ट के अंदर ये क्या नया चीज देखने के लिए मिल रहा, तो बात यहीं पे आके फंसती है, मेन जड़ की बात। कभी कभी ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में कभी कभी एब्सेक्शन केस में, मतलब कि अपवाद वाले हिस्से कहानी में, जनरल केस में नहीं, समान तरीके में, कभी कभी ईस्ट क्या करती है, कई सारे कलियों को जन्म दे देती है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट क्या करती है, कभी कभी कई सारे कलियों को जन्म दे देती है, एक साथ कई सारे कलियों को जन्म दे देगी, ठीक। कई सारा कली बन गया, यहाँ देखो कई सारा क्या होता है, कली बनता है। जब ईस्ट कई सारे कलियों को जन्म दे देती है अचानक, और ये कलियाँ टूट के एक नया शरीर बनता है, देखना दिख रहा, एक नया शरीर बनता है। अब इन कलियों में फिर छोटी छोटी कलियाँ निकलती है, ये कभी कभी किसी किसी ईस्ट में हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जब एक ईस्ट कई सारी कलियों को जन्म दे और ये कलियां परिपक्व होने से पहले, जवान होने से पहले, मैच्योर होने से पहले, समझे बड़े होने से पहले ही छोटे छोटे ईस्ट को फिर जन्म देने लगे। आप लोग देखे होंगे कि कितना लड़का या लड़की ऐसा होता है जिसका शरीर मतलब देखने में है बच्चे, उम्र है बच्चे, शरीर हो गया 30-35 साल के वाला, देह से देखने में लग जाता है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। तो इस केस में ये ईस्ट के साथ यही कहानी हुआ। ईस्ट जो है अपना जो ये कली है, ये कली को यही किया, मतलब कि विकसित होने से पहले, बड़ा होने से पहले ये खुद ही कई सारे कलियों को जन्म दे दिया। ऐसे कंडीशन को ट्रोलेशन कहा जाता है। जब एक ईस्ट कई सारे कलियों को जन्म दे और वो कलियां बड़ी होने से पहले छोटे छोटे कली को और जन्म दे दे, उस कंडीशन को हम लोग ट्रोलेशन कहते हैं। देखिए बात को, यहाँ पे ट्रोलेशन कहते हैं। ये आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि ये जो है देखेंगे यहाँ पे ट्रोलेशन कहेंगे। समझ में आ रही बात है आप लोग को, ठीक है। तो जब कई सारे ईस्ट बनेगी उसको क्या कहेंगे, ट्रोलेशन कहेंगे, ट्रोलेशन, ठीक। और जो छोटी छोटी, ये तो प्रक्रिया का नाम हो गया ट्रोलेशन, लेकिन जो छोटी छोटी कलियां बनी है इन कलियों को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रोला कहेंगे, ट्रोला कहेंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से, जब ईस्ट छोटी छोटी कलियों को बनाएगी उसको ट्रोला कहेंगे और बनने की प्रक्रिया को ट्रोलेशन कहेंगे, है कि नहीं। तो यही रहा हम लोग का क्या, मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट के अंदर। अब क्या मुकुलन की प्रक्रिया सिर्फ ईस्ट में होती है या दूसरे जीवों में भी होती है? हाँ भाई होती है, जंतुओं में भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो कैसे होता है उसी चीज को हम लोग देखते हैं। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यही वो चीज है, यही वो जादू की पुड़िया है जिसको आपको दिखाना चाह रहे थे।
मुकुलन की प्रक्रिया किस में होती है बाबू? जंतुओं में भी होती है। लाल में लाल कहाँ से चलेगा बुआ? जंतुओं में भी होती है, एनिमल में भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक है अंतर्जात, एक है बहिर्जात, एक है प्रश्रृंखलन। ठीक है, बहिर्जात है, शायद बहिर्जात वाला बाहर उधरे रह गया, एक बार देख लेते हैं हम लोग। पीछे रह गया, पीछे रह गया, हाँ यहाँ रहा। देखिए, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, है ना। एक है बहिर्जात, एक है अंतर्जात और एक है प्रश्रृंखलन। ये 3 प्रकार से मुकुलन होता है जंतुओं के अंदर, बोले तो एनिमल्स के अंदर, है ना। जिसमें क्या है? बहिर्जात, अंतर्जात, प्रश्रृंखलन। तीनों चीज को शॉर्टकट में समझा देते हैं। जब किसी जंतु जीव, जंतु जीव मतलब एनिमल, जब किसी जंतु जीव के शरीर के बाहर कली निकलना स्टार्ट होगा, शरीर के बाहरे कली निकलेगा बाहर, वो कहलाएगा बहिर्जात। जैसे ईस्ट में देख लो बाहर निकल रहा, हाइड्राम देख लो बाहर निकल रहा, इसको कहेंगे बहिर्जात। जब किसी जीव के शरीर के अंदर कली निकलना स्टार्ट होगा, अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये देखो, ये इसके शरीर के अंदर कली निकल रही है, या अंदर कली निकल रहा, इसको कहते हैं एस्पंजिला, एस्पंजिला। अब इसको आप लोग कहाँ देखें? शादी विवाह गए हैं, दुल्हन का मंडप देखे हैं, दुल्हा का गाड़ी जो होता है, 4 चक्का गाड़ी जिसपे बाराती जाता है, दुल्हा बैठा रहता, उसमें देखे होंगे उसके गाड़ी के बोनेट पे सजाया हुआ रहता। या छोड़िए, दुल्हन का मंडप देखे होंगे, उस मंडप में सजाया हुआ रहता, फूल से खोसा हुआ रहता, देखे हैं। अब फूल एक फोम में खोसा होता है, फोम, हरा हरा कलर का फोम होता है, उसमें फूल खोसा रहता है। उसको जब छुबिएगा ना, भस भस करके चपाल जाएगा, चापने में बड़ा मजा होगा। तोड़े तोड़ बगल में खड़ा हो जाते हैं हम लोग, ऐसे चापते हैं कभी कभी, बड़ा मजा आता है उसको फुसफुस करने में। अरे भैया, जिसको आप चाप रहे हैं वो रुइया नहीं है, ना ही वो कोई फोम वगैरह है, वो एक जानवर का शरीर है, वो एक जानवर का बॉडी है, उसी का नाम एस्पंजिला है जी। इसके शरीर के अंदर इतनी सारी कलियां बनती है अंदर में कि ये फूल के मोटका हो जाता है। ऐसे काट काट के पीस हम लोग को बेचा। जापान में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती, इसकी खेती जापान में बहुत ज़्यादा होती एस्पंजिला की। वही काट काट के बेचा जाता है, तब दुल्हन के उसमें फिट किया जाता है उसके मंडप वगैरह में। अब समझ में आया कि सजाने वाला इतना पैसा क्यों लेता है? इन्हीं सब चीज़ों का लेता है इतना पैसा, समझे। तो इसी पर जापान वाला लोग किसका, जिसका कोई वैल्यू नहीं, उसको भी बेच के पैसा कमा रहा। हम लोग यहाँ पटवा बेचते हैं, गेहूँ धान बेचते हैं, फिर भी नहीं कमा पाते हैं। देखिए कैसा ये है, दुर्भाग्य है। खैर आइए पॉइंट पर, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, मेन हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्रृंखलन की प्रक्रिया आप देख रहे हैं बच्चों लोग, प्रश्रृंखलन का प्रक्रिया, इस प्रश्रृंखलन वाले केस में क्या होता है, बात को समझिए। इसमें जीवों का शरीर टूटता है कई भागों में। जैसे सपोज कीजिए कि ये जीव का शरीर है, ये टूटा कई भाग में, कई भाग में। अब ये नया नया जीव नहीं बनेगा, ये फिर टूटेगा कई भाग में, ये कई भाग में फिर टूटेगा, कई भागों में फिर टूटेगा, फिर टूटेगा। जब ये कई भागों में टूट जाएगा, ये वापस फिर क्या होगा, ज्वाइंट होगा, ऐसे ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होगा, तब ये एक नया जीव का निर्माण करेगा। मतलब इस वाली प्रक्रिया में रिपीटेड डिवीजन, लगातार खंडन, मतलब कि बार बार ये क्या हो रहा, टूट रहा है। एक बार टूटा 2 भागों में, फिर टूटा कई भागों में, फिर टूटा कई, और वही आपस में जुड़ जुड़ के क्या हो गया, एक नया जीव का निर्माण कर दिया। इस मुकुलन का ये भी प्रकार है एक प्रकार का। इसमें एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे एयूरेलिया और आ जाएंगे फीता कृमि, फीता कृमि का गर्दन, एयूरेलिया और फीता कृमि का गर्दन, ये 2 प्रकार के जीव आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे आज हम लोग के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि खंडन के बारे में पहले जाना, खंडन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं। साथ में हम लोगों ने उसके साथ एक और टॉपिक पढ़ा मुकुलन के बारे में और इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना। तो इसी प्रकार से लगातार रोज हम आपके क्लास में आते रहेंगे, आप लोग का हौसला अफजाई करने के लिए और आप लोग की हिम्मत बढ़ाने के लिए कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएँ, ठीक है। और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप बेहतर नहीं कर पाते, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाता, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।